न्यूज 2019 की है। दो इनकम टैक्स ऑफिसर्स HR नागेश और नरेंद्र सिंह सीबीआई के द्वारा पकड़े गए 14 लाख रुपए की ब्राइब लेते हुए। नागेश के जब प्रेमाइसेस पे छापा मारा गया तो 1.65 करोड़ रुपए और $1450 इनके पास से मिला। अगला न्यूज देखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर घूस लेते हुए अरेस्ट किए गए और वहां पे जो इनकी डिमांड थी वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं ये, ठीक, सालाना सेटलमेंट के एवज में। एक तीसरा न्यूज देखते हैं, महाराष्ट्र में इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़े गए रेड हैंडेड, ठीक है। 10 लाख रुपए की ब्राइब ये भी मांग रहे थे कि एक डॉक्टर से, और कह रहे थे कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसका जो भी एक्शन, मतलब उस पर जो हमें एक्शंस लेने हैं उसको हम रोक देंगे। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये जानना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में किस तरह से काम होता है। अगर मैं काम को डिवाइड करूं तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक है असेसमेंट बेस्ड वर्क और दूसरा है नॉन असेसमेंट बेस्ड वर्क। असेसमेंट बेस्ड वर्क में बेसिकली पहले करप्शन का बहुत ज्यादा स्कोप हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो समझेंगे कि असेसमेंट बेस्ड वर्क वहां पे क्या होता है, नॉन असेसमेंट में क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जिस्ट क्यों करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखिए बनाने का रीजन ये है कि जो टैक्स कलेक्शन का एक मेन कारण है, ठीक है। टैक्स कलेक्शन को आप ऐसे समझें कि अगर आपकी इनकम, भारत में जो लोग हैं उनकी इनकम एक परमिसिबल लिमिट से ऊपर है तो उन्हें क्या है कि अपने इनकम का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जमा कराना पड़ता है। तो ये टैक्स कलेक्शन का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही से हुआ कि नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट, जिन्होंने कमाया, प्रॉफिट कमाई 1 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए टैक्स उनका बनता है मान लीजिए 30% के हिसाब से 30 लाख मान लीजिए आप, लेकिन वो कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट 10 लाख ही दिखाया। तो 10 लाख पे उन्होंने 30% दे दिया, यानी 3 लाख रुपए देना था। 1 करोड़ पे 30 लाख दे दिया, 3 लाख, बीच का जो पैसा है 27 लाख रुपया ये पर्सन ने रख लिया। तो इस तरह की जो लोग प्रॉपर टैक्स नहीं जमा करा रहे उनके टैक्स को खोज के जमा करवाने का काम भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। वो कैसे करता है आइए समझते हैं। तो ये सारा कुछ होता है असेसमेंट वाले डिपार्टमेंट में। असेसमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली होता क्या है, उसको समझते हैं जरा। अब मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आपकी इनकम है 17 लाख रुपए इस साल आपने कमाया, तो 17 लाख रुपए कमाया आपने और आपका जो खर्चा है वो है 8 लाख रुपए। तो 17 लैक्स आपने कमाया, 8 लैक्स आपने खर्च किया, आपके हाथ पे कितना आया प्रॉफिट, 9 लैक्स। तो अब इस 9 लैक्स पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या लिमिट्स हैं, किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है, तमाम चीजें, सरचार्ज वगैरह, ठीक है। खैर, तो मान लीजिए कि आपको 9 लाख पे फ्लैट 30% सरकार को जमा कराना था। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्म भरते हैं जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक। उसमें आप भरेंगे अपनी इनकम, अपने खर्चे, सब कुछ बताएंगे कि जी देखिए हमारा इतना खर्च, इतना इनकम थी, इतना खर्चा था, तो हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 9 लाख रुपए है। इस पे आपका 30% टैक्स 2,70,000 तो आप जमा करा देंगे सरकार को, ठीक है। अब आपने ये काम कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना टैक्स भी जमा करा दिया, अपनी रिटर्न भी जमा कर दी। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए ये काम आपने चंडीगढ़ में किया, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो पहले क्या होता था, चंडीगढ़ में आपका जो भी आपका वार्ड वगैरह है इनकम टैक्स, वहां पे एक असेसिंग ऑफिसर हुआ करता था, ITO जनरली, ठीक है। तो वो फिर देखेगा आपकी इनकम कितनी है, क्या है, और रैंडम बेसिस पे अब सबकी, मतलब रिटर्न इतनी पड़ी, करोड़ों पड़ी, उनको सबको एक एक का चेक करना संभव नहीं है कि सबने सही भरा, इनकम प्रॉफिट वगैरह सही निकाले कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, सबकी चेक नहीं कर सकती डिपार्टमेंट। तो रैंडम बेसिस पे पिक कर लेती है और उन लोगों को एक नोटिस टाइप करके डिपार्टमेंट अपने यहाँ टाइप करता है, भेज देता है। क्या लिखा होता है उसमें कि हमने आपका केस ले लिया है स्क्रूटनी में अंडर सेक्शन दिस, और आइए हम बैठ के आपकी जांच पड़ताल करेंगे आपके इनकम की। उसके लिए आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ लेके हमारे ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस आइए। पहले ये हुआ करता था, ठीक है। तो फिर आप क्या करते थे एज अ बिजनेसमैन, आपके होश उड़ जाते थे कि यार अब क्या होगा। आप सबसे पहले पहुंचते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर के पास, जो सारा आपका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरता है, उससे कहते थे साहब ऐसे नोटिस आया है। फिर वो अपने रिप्लाईज वगैरह रेडी करेगा, डिपार्टमेंट में जाएगा कि
कि मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनके केस को, आप भी जा सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं है एक्ट वगैरह की तो लॉयर जाएगा, ठीक है। अब क्या होता था, वो सारी चीजें लेके लॉयर या सीए पहुंचेगा, फिर वहां पे डिटेल्स में चलेंगी चीजें। आपने हो सकता है मान लीजिए आपकी इनकम तो करोड़ रुपए थी, आपने नहीं दिखाया था, छिपाया था इधर उधर, तो वो सारा काम इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वहां पे असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, उसका है कि वो खोज खोज के वो सारी इनकम्स को निकालेगा, ठीक है, कि ये देखिए ये आपने गलत तरीके से, ये आपकी इनकम, यहाँ पे भी आपकी इनकम हुई, आपने इसको दिखाई नहीं, या ये गलत आपने खर्चा गलत दिखाया है, आपका खर्चा था ही नहीं, क्योंकि अगर आप खर्चा भी बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, समझ रहे हो, आपने प्रॉफिट कम किया था तो सारे खर्चे वर्चे खोज के उनको डिसअलाउ करेगा और कहे आपकी सही इनकम निकालेगा, ठीक है। अब होता क्या है जनरली, जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए फ्लैट रेट 30% लेके चलते हैं, तो आपका जितना भी इनकम था, जितनी भी प्रॉफिट थी, उसका 30% आप जमा कराते। लेकिन जब केस स्क्रूटनी में आ जाता था या आ जाता है, उसके बाद वो जो भी आपने खर्चे फालतू के दिखाए हैं सबको वो डिसअलाउ कर देगा, वो सारा कुछ आपका इनकम बढ़ाता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी भी हिडन प्रॉफिट वो निकालेगा वो अब सारा आपका टैक्स बन जाता है। जो भी प्रॉफिट निकला वो अब टैक्स बन जाएगा। मतलब आपने मान लो 20 लाख रुपए की प्रॉफिट नहीं दिखाई थी तो वैसे टैक्स देते आप 30%, 6 लाख रुपए देते, अब ये 20 लाख का 20 लाख टैक्स है, ठीक है। अब यहां पे बात आती थी, सीए साहब कह सकते हैं साहब कुछ ले दे के सेटल करो इसको, ठीक है। अब आईटीओ अगर करप्ट होगा तो क्या करेगा, कहेगा ठीक है एक काम करो, आप 3 लाख रुपए टैक्स जमा करा दो, दिखा देंगे कि ये मैंने फाइंडिंग की, और ले दे के काम कर लेते थे कई बार, ठीक है। तो ये एक करप्शन का बहुत बड़ा रहता था, बहुत बड़ा, मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे बैठ रहे हैं सीए भी सामने, ऑफिसर भी, और तमाम चीजें हो रही हैं, करप्शन का एक तगड़ा वो बनता था पहले। ये एक तरह का करप्शन। दूसरा तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन हो जाता है, ठीक। दूसरा, पहले अभी भी टीडीएस करता है, पहले भी करता था, टीडीएस करता क्यों है, क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि जैसे एक बहुत बड़ा बिल्डर है, बिल्डिंगें बनवा रहा है, आप पहुंचे, आपने कहा साहब मैं आपके यहाँ जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है आपकी बिल्डिंग में वो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है आप देख लो इलेक्ट्रिसिटी का काम। तो अब वो बिल्डर है, बड़ी कंपनी अगर है वो, तो वो आपको जब आपको पैसे ऐसे नहीं दे देगी कैश में, वो सारा अकाउंट से पे करेगी आपके अकाउंट में, आप बिल रेज करोगे। तो उसमें नियम होता है, सरकार के नियम है कि जब भी आप कुछ ऐसी पेमेंट्स करते हो, तमाम पेमेंट की कैटेगरी बना रखी है सरकार ने, तो उस पर आपको इस रेट से टीडीएस काटने हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपकी बिलिंग थी 2 लाख रुपए की, आपने 2 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का काम किया, तो वो 10% काट के, मतलब आपको 180 आपको दे देगा, 1,80,000 रुपए, और ये जो 20,000 रुपए उसने काटे हैं ये सरकार को जमा करा देगा, गवर्नमेंट सरकार को, इनकम टैक्स को, आपके बिहाफ पे। वो पैसा आपका ही है, बट जमा कौन करा रही है, जिस कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो जमा करा देगी। आपका ये टीडीएस कट गया, जमा हो गया। इसको आप साल के अंत जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि देखिए जी हमारी इनकम जो है वो इतनी नहीं थी कि हमें इतना टैक्स बने, तो आप हमारा टीडीएस हमें वापस कर दीजिए जो आपने काटा था, तो सरकार आपको वापस कर देती है। अब इसमें क्या हुआ करता था पहले कि आप ये सारा कुछ टीडीएस अगर आपको लेना है तो वो उसके लिए चेक वगैरह रेडी होता था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वहां पे फिर करप्शन की बन जाती थी। मतलब जी कई बार ऐसे केसेस देखे गए कि आप इतने परसेंटेज में डील कर लो, मतलब 10%, 8%, 7%, 15%, ठीक है, तो आप पे करोगे तो फिर आपका वो पैसा रिलीज होता था। तो ये भी एक करप्शन का एक बढ़िया, मतलब समझ रहे हैं, एकदम रेडीमेड मटेरियल बन जाया करता था, ठीक। अब ये 2 करप्शन के मैंने आपको बताया मेजर एरिया थे, बाकी बहुत सारे एरियाज हैं, छोटे छोटे तमाम एरियाज होते हैं, ठीक है। अब ये तो असेसमेंट में करप्शन हो गया। नॉन असेसमेंट की बात करूं तो नॉन असेसमेंट में जो सर्च एंड सीजर आप सुनते हैं, यानी कि जो रेड वाली पूरी कहानी है, मूवी भी थी एक, आपने देखी होगी, ठीक है, रायबरेली पे जो बनी थी, अजय देवगन उसमें लीड रोल में है, ठीक है। तो देखते हैं उस मूवी में उनको ऑफर किया जाता है पैसा कि ले लो क्या लोगे ये वो, तो वो फिर रेड एक अलग ही कहानी है, उसमें अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो वहां तो जो करप्शन का चांसेस है वो है। लेकिन अगर मैं बात करूं असेसमेंट की, जो मैंने बात की थी आपसे, और टीडीएस की, तो वहां पे करप्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां पे चांसेस नहीं है करप्शन के। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब सब कुछ ई असेसमेंट हो चुका, ऑनलाइन असेसमेंट। पहले क्या था, चंडीगढ़ में आपने रिटर्न जमा की थी तो वहां के असेसिंग ऑफिसर के द्वारा आपको नोटिस आता था,
आपका लॉयर जाता था, उनके सामने बैठता था, सारी बातें होती थी, तो चांसेस रहते थे। अभी क्या है, अभी आप जो अपनी रिटर्नें जमा करते हैं वो सारी बैंगलोर में प्रोसेस होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने बना रखा है वहाँ पे, ठीक है। वो मशीन्स करती हैं, मतलब कंप्यूटर करता है सब कुछ। वहीं से वो रैंडम पिक करता है केसेस स्क्रूटनी के लिए, और रैंडम पिक करके और नोटिसेज आपके यहाँ आ जाते हैं ईमेल पे कि जी आपका केस हमने स्क्रूटनी में पिक किया है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें आप सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराइए, अपना अकाउंट प्रोवाइड कराइए, ठीक है। और उसके लिए एक ऑफिसर भी होना चाहिए। वो ऑफिसर कोई डेजिग्नेट हो जाता है, उस ऑफिसर को नहीं पता कि ये चंडीगढ़ का केस है। आप कहाँ बैठे हो, आप चंडीगढ़ में हो, ऑफिसर मान लो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर ऑफिस को गया, इनकम टैक्स ऑफिस को, ऑफिसर मणिपुर में, आप चंडीगढ़ में हो। मणिपुर वाले ऑफिसर को बस ये पता है कि मुझे इस केस का जांच पड़ताल करना है, लेकिन कहाँ का केस है क्या है कुछ नहीं पता ठीक है। आपको भी नहीं पता कि मणिपुर वाले आईटीओ के पास है या असेसिंग ऑफिसर के पास है। तो अब मतलब बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता। अब क्या होगा, आपसे जो भी चीजें मांगी गई आप मेल करेंगे उस सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग वाले पे, और वो पहुंचेगा फिर वहां से उसके पास, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, तो करप्शन के जो चांसेस थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। अब बस आपको मतलब वहां पे काम करना और प्रोसेस करने हैं, रिटर्न देखिए सही है गलत है क्या है, इनकम डिसअलाउ करिए, फिर वो टैक्स जमा कराएंगे या जो भी है। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल खत्म, करप्शन का जो मेन वो था वो बिल्कुल खत्म। अब दूसरा जो मैंने बताया टीडीएस का, तो टीडीएस ऑनलाइन हुआ, और फिर अब क्या कर दिया, अब वही फिर मशीन्स को यूज किया गया वहां पे भी। आज अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो विद इन 1 मंथ मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी रिफंड बनता है टीडीएस का, जितने भी आपको वापस आना चाहिए वो वापस आ जाता है आपको। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, किसी से मिलने की जरूरत नहीं होती। आप मिलेंगे भी तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी लेवल पे कोई अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस ही होता है। बेंगलोर सीपीसी उन्होंने इसलिए बनाया है कि करप्शन को खत्म किया जा सके। तो वहां पे भी एक करप्शन का बहुत बड़ा जो एरिया था खत्म हो गया। अभी भी लेकिन कई चीजें हैं जो ऑफलाइन हैं, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, वहां पे करप्शन के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन करप्शन के चांसेस काफी कम हो गए हैं। तो आप लोग एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार कई लोग पूछा करते थे कि कितना करप्शन है, क्या है, लड़कियां लड़के सब पूछा करते थे भरने से पहले प्रेफरेंसेस। तो उनको बता दो कि करप्शन एज अ होल खत्म के बराबर है। और कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करते हैं तो ये सोच के ज्वाइन करिए कि यार वो करप्शन के लिए या अंडर टेबल मनी को ध्यान में रखते हुए ज्वाइन करते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। उसको ध्यान में मत रखिए, अपनी सैलरी रखिए, अपना प्रमोशन रख सकते हैं आप, लेकिन प्रमोशन में भी ये है कि कब उसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, वो प्रमोशन ना रहे। तो इसलिए बेटर है कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे फोकस करें और उसी पे डिपेंडेंट होकर, मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप सोचें, सो दैट विल बी मच मच बेटर, ठीक है। तो इसी के साथ इसको खत्म करता हूं। थैंक यू एवरीवन।